हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 6 ऑन यूनिट्स एंड डायमेंशंस। आई होप अब तक तुम डायमेंशंस निकालने में कंफर्टेबल हो गए होंगे, राइट? आज अपना लगभग तीसरा लेक्चर है सिर्फ डायमेंशंस के ऊपर, राइट? ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है देखा था, राइट? उसके बाद हमने डायमेंशनल एनालिसिस के दो एप्लीकेशंस देखे थे, राइट? फर्स्ट वन क्या था? चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, और सेकंड वन क्या था? कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। सेकंड वन में मैं बोला था इतना उस पर मत ध्यान दो, अगर तुम्हें यूनिट कन्वर्जन करना है तो तुम बचपन से जैसे पढ़ते आ रहे हो उस पर ज़्यादा ध्यान दो, है ना? मैंने करके भी दिखाया था कि 1 न्यूटन को हमने कुछ डायंस में कन्वर्ट किया था। ओके, आज हम थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे और ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें IIT JEE में काफ़ी क्वेश्चन जो यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर से बनते हैं वो इसी कंसेप्ट पे ऊपर अब तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट? इवन जब 2016 में मैं JEE में अपेयर हुआ था तब भी एक यूनिट्स एंड डायमेंशन पे इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, है ना? तो चलो देखते हैं कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है डिराइविंग फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अभी देखते हैं ना ये क्या है। डिराइविंग फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऑब्वियसली यार यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अच्छा, इस सेक्शन में क्या करेंगे? हमें कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दी जाएगी और हमें बोला जाएगा ये जो फिजिकल क्वांटिटी हमें दी गई है वो कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। हमें वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है वो दिया जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें जो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला निकालना है गिवन फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में। एक आध एग्जाम्पल देखते हैं फिर अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, हर बार हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू समझना प्रेफर करेंगे। इससे क्या होता है, एक बार तुम कनेक्ट कर पाते हो कि हम ये सब चीजें क्यों पढ़ना चाहते हैं। एग्जाम्पल देख ले क्या? ओके, लेट्स से कि तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला पता नहीं है कि फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, और अभी तुम्हें किसी ने बोल दिया कि जो तुम्हारा फोर्स है, फोर्स वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। उन्होंने क्या बोला? जो तुम्हारा फोर्स है वो डिपेंड करता है मास पे, राइट, एक्सेलरेशन पे, और कोई भी एक रैंडम क्वांटिटी बोल दी करंट, है ना, करंट पे। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली हुई है? जो हमारा फोर्स है वो 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। अब हम क्या करना चाहते हैं? हम इस फोर्स को इन तीनों के टर्म्स में एक इक्वेशन लाना चाहते हैं, जैसे जिससे भी हम लिख पाए कि फोर्स इक्वल्स इन 3 चीजों का कुछ तो कॉम्बिनेशन, राइट? मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं कि मुझे फोर्स का फॉर्मूला जो फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है वो मुझे पता नहीं है। अब क्या करते हैं? इस इंफॉर्मेशन पे हम इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो किसी ने हमें इंफॉर्मेशन क्या दी थी? जो F है वो इस पे डिपेंड करता है। तो मैंने क्या बोला? ठीक है, मुझे पता नहीं है F कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ MA और कैपिटल A बना हुआ है। स्मॉल a क्या है? दिस इज एक्सेलरेशन, है ना, कंफ्यूज मत होना। और एक कैपिटल A क्या है? दिस इज करंट। इसको I लिख दूं क्या मैं? तुमने जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, I, ठीक, 10th में पढ़ा होगा I, कंफ्यूजन के लिए नहीं, है ना? तो मैंने क्या बोला? मैं फोर्स को थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख देता हूं, m टू द पावर x, a टू द पावर y और I टू द पावर z, राइट? अब मैंने x, y, z, q लिखे। अगर फोर्स मास के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा तो मेरी x की वैल्यू 2 आ जाएगी, राइट? अगर फोर्स मेरे मास के स्क्वायर पे, अभी तो हमें पता नहीं है ना कि मास का कौन सा पावर फोर्स में आता है, अभी हमें पता है क्या? नहीं, हम अज्यूम क्या कर रहे हैं? हमें फोर्स का फॉर्मूला पता नहीं है, हम फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं। सिमिलरली क्या मुझे पता है a का कौन सा पावर आने वाला है? लाइक y की वैल्यू अगर +2 हो गई, राइट, तो मैं बोलूंगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर y की वैल्यू -2 हो गई तो मैं बोलूंगा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अरे यार, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन पता है ना? इस चीज को तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हो, इस चीज को तुम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हो। अगर y मेरा नेगेटिव हो गया तो क्या ये f प्रोपोर्शनल टू 1/a² हो गया? इसी को हम बोलते हैं f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a², राइट? आसान सा कंसेप्ट। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट?
तो अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई जी ऐसे कोई वेरिएबल मान लेता हूं तो मुझे अभी पता नहीं है एक्स वाई जी की वैल्यू क्या है। एक्स वाई जी की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। अच्छा, अगर इनमें से कोई चीज की वैल्यू जीरो आ गई उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा फोर्स इस क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। लेट्स से कि आई की पावर जीरो आ गई, आई की पावर जीरो क्या होगा? 1। अगर मैं वर्ड से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा? m टू द पावर x, a टू द पावर y, i टू द पावर 0। x और y की भी कुछ वैल्यूज आएंगी। तो हम बोलेंगे कि करंट फोर्स के फॉर्मूले में एटलीस्ट जब मास और एक्सेलरेशन दिया तब आता ही नहीं, राइट? सही है। जब इसको सॉल्व करते हैं तब और अच्छी से अंडरस्टैंडिंग आएगी, है ना? अच्छा, तो हमें अभी अब तक क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास कि जो फोर्स है वो मास, एक्सेलरेशन और करंट पे डिपेंड करता है, राइट? और हमने क्या अज्यूम किया कि यहां पे कोई तो ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है जिसमें मैं m की पावर x, a की पावर y और i की पावर z लिख रहा हूं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इस प्रोपोर्शनलिटी को कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना? कुछ कांस्टेंट से, जिससे क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी हट के यहां पे एक इक्वेशन आ जाएगा, राइट? अब इस k की खासियत क्या होती है? ये जो k होता है वो होता है डायमेंशनलेस। ये कुछ तो एक नंबर होगा, है ना? 1, 2 पाई, जो अपना मैथ्स वाला पाई है ना, वो वाला 1000, 1500, कुछ तो नंबर आएगा, राइट? और कांस्टेंट का क्या डायमेंशन होता है क्या? नहीं होता है। सो इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, ठीक है। तो हमने अब तक क्या देखा कि हमारा जो फोर्स है वो कुछ तो ऐसा रिलेशन एग्जिबिट करता है। अब क्या करते हैं, हम जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या कहा था? अगर तुम कोई दो चीजों को इक्वेट करना चाहते हो तो तुम्हें दोनों साइड के डायमेंशंस बराबर लाने होंगे। हम बोले सही है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड के डायमेंशंस इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, राइट? मेरा फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, क्या हमने पढ़ा था क्या? फोर्स का डायमेंशन आया था mL/t-2, राइट? ये हो गया मेरा LHS का डायमेंशन। ओके, अब मैं RHS का डायमेंशन लिखूं क्या? K तो मेरा डायमेंशनलेस है। अच्छा, m का डायमेंशन क्या होता है? m, तो मेरा RHS का डायमेंशन हो जाएगा, क्या मैं m की पावर x लिख दूं? m की पावर x इंटू एक्सेलरेशन की पावर y। एक्सेलरेशन का डायमेंशन पता है क्या हमें? हमें पता है L/t-2 होता है, इसकी पावर फिर y है, इंटू करंट की पावर z। करंट का सिंबल क्या होता है? a, राइट? a की पावर z। मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, देखो m और कहीं नहीं आ रहा है तो मैं इसको ऐसा लिख दूं सीधा, m की पावर x। अच्छा, l की पावर कितना आएगा? l की पावर y, t की पावर -2y, l की पावर y, t की पावर -2y और a की पावर z। ये आ गया मेरा RHS पे, सही? मेरा ये LHS वाला है, दिस इज माई LHS, राइट? दिस इज माई RHS। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दो चीजों को इक्वेट करूंगा। नोट डाउन कर लो अगर कर लिया नहीं है ना? वीडियो पॉज करना है और इसको नोट डाउन करना है, ठीक है? मैं अज्यूम कर रहा हूं तुमने नोट डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, LHS और RHS को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। चलो कर लेते हैं एक बार। मेरा LHS क्या है? m1 L1t-2 और मेरा RHS क्या आया हुआ है? mx Ly t-2y a की पावर z, राइट? अच्छा, मैं अब क्या इंडिविजुअल एक्सपोनेंट इक्वेट करना चालू कर दूं क्या? तभी तो मेरी इक्वालिटी होल्ड करेगी। लेट्स से मैं क्या करता हूं, इस m के पावर x को m के पावर 1 के साथ इक्वेट कर देता हूं, मतलब x की वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट? ये कैसे निकाला मैंने? m का पावर 1 बराबर m का पावर x, x की वैल्यू 1। सिमिलरली l का पावर 1 बराबर l का पावर y, y की वैल्यू 1। t का पावर -2 बराबर t का पावर -2y, तो -2 से -2 कट गया, फिर y की वैल्यू 1 आ गई क्या? तो यहाँ से x 1 मिल गया था, राइट? यहाँ से मुझे y 1 मिल गया। क्या यहाँ से भी y 1 आ रहा है? राइट, यहाँ से भी y 1 आ रहा है। अब z की वैल्यू निकालते हैं। क्या LHS साइड पे z है क्या? नहीं है, राइट? तो इसी चीज को अगर LHS साइड पे z नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये a की पावर 0 लिखी हुई है इस साइड पे, राइट? a की पावर 0 क्या होता है? 1। मैं अज्यूम कर सकता हूँ, राइट? तो क्या मैं a की पावर z और a की पावर 0 को इक्वेट कर दूँ? a की पावर z बराबर a की पावर 0, मतलब z की वैल्यू 0 आ गई। देखो, अब हमने रिलेशन क्या अज्यूम किया था?
रिलेशन हमने अज्यूम किया था कि जो हमारा फोर्स है, राइट, मेरा फोर्स, तुम्हें एक्स वाई जेड की वैल्यू याद है ना, x का पावर 1, y इक्वल्स 1, z इक्वल 0 आया था। हमने रिलेशन क्या अज्यूम किया था, f इक्वल्स सम कांस्टेंट m की पावर x, a की पावर y, करंट की पावर z। चलो अब इस वैल्यूज को पुट कर देते हैं। फोर्स बराबर सम k, m की पावर x की जगह 1, y की जगह 1, i का पावर 0। अच्छा, i का पावर 0 को मैं 1 भी लिख दूं क्या, इसको ऐसे लिख दूं k m a, राइट। k क्या होता है, सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। ये एक्सपेरिमेंटली आता है ना, इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। और हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आ गया हमारे पास 4 का डेरिवेशन। अच्छा, इस एग्जांपल से हम क्या क्या चीजें सीखे, ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले अगर हमें कोई भी रैंडमली बोल देगा कि तुम्हारा फोर्स मास पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है और करंट पे डिपेंड करता है, उसने हमें गलत इंफॉर्मेशन दी थी कि ये करंट पे डिपेंड करता है बल्कि, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस में वो गलत इंफॉर्मेशन पकड़ी गई। वो पकड़ी कैसे गई, z का पावर 0 आ गया। मतलब जो मेरा फोर्स होता है वो जब मास और एक्सेलरेशन दिए होंगे तब करंट पे डिपेंड ही नहीं करता है। सही है। तो अगर हमें कोई बोल देगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज पे या डिराइव क्वांटिटीज पे सम रिलेशन होल्ड करती है, तो हम बोलेंगे ठीक है, तुम हमें सही इंफॉर्मेशन दे दो या गलत इंफॉर्मेशन दे दो, एटलीस्ट हम इतना तो पता लगा सकते हैं कि कौन से वो फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड होंगे, राइट। तो हमने क्या देखा, x की भी कुछ वैल्यू आ रही है, मतलब फोर्स मास पे ऐसे डिपेंड करता है। अगर x की वैल्यू -2 आती तो ये क्या हो जाता, फोर्स का फॉर्मूला a/m² हो जाता, जो कि नहीं होता है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, है ना। चलो और कुछ एग्जांपल करते जिससे तुम्हें और थोड़ी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अच्छा, ये z इक्वल 0 वाला तो समझ में आया ना। अगर कोई भी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का पावर 0 आता है, मतलब क्या होता है, मतलब जो हम फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला निकालने वाले हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट क्वांटिटी। सही है, ओके। चलो और कुछ एग्जांपल करते हैं। क्या करें, अच्छा और एक अच्छा वाला एग्जांपल करते हैं ना। अच्छा, मुझे किसी ने क्या बोला, मुझे बोला गया जो तुम्हारा टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड, कोई तो टाइम है, वो डिपेंड करता है कुछ लेंथ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और मास पे, राइट। हमें क्या बोला जा रहा कि जो तुम्हारा टाइम पीरियड है वो लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास पे डिपेंड करता है। तुम मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल के बताओ L, G और M के टर्म्स में। हमने बोला सही है, हमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ी हुई है, हमें उससे फॉर्मूला निकालना आता है, राइट। ट्राई करें, चलो ट्राई करते हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला, देयर एग्जिस्ट सम काइंड ऑफ रिलेशन जहां पे L की पावर x, G की पावर y और M की पावर z ऐसा कुछ तो आता है, राइट। सही है। फिर मैंने इसको कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि एक डायमेंशनलेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, LHS और RHS के डायमेंशंस इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। चलो, LHS का डायमेंशन क्या है यार, इजी यार, ये टाइम है, राइट, टाइम। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, टाइम ही तो होगा, t। तो ये हो गया तुम्हारा LHS का डायमेंशन। अब RHS का डायमेंशन निकालेगा, मैं यहाँ पे निकालता है ना, जो मेरा LHS आया है वो टाइम है। चलो RHS का निकालते हैं। RHS क्या है, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक टाइप का एक्सेलरेशन होता है, राइट, और मास है। तो क्या मैं RHS को ऐसे लिख दूं, मेरा लेंथ का पावर x, एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन का पावर y, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है L(t)-2, राइट, का पावर y, और मास का पावर z, मास का पावर z। चलो इसको सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा, ये लेंथ का पावर x इंटू लेंथ का पावर y, लेंथ का पावर x प्लस y हो जाएगा, है ना। फिर क्या आएगा, t का पावर कितना आएगा, -2 इंटू y,
और m का पावर कितना आएगा z। अच्छा अब क्या करेंगे, ये आ गया हमारे पास RHS का डायमेंशन। अब हम करेंगे LHS इक्वल RHS, राइट। LHS इक्वल्स RHS कर दूं मैं, देखो ये आएगा टाइम और RHS कर दो तो ये कितना आएगा L की पावर x प्लस वाई, T की पावर माइनस 2y और M की पावर z। सही। अच्छा इस साइड पे L का पावर कितना होगा, L का पावर 0 है, सिर्फ T 0 लिखा हुआ है, मतलब ये ऐसा होता है M0 L0 T का पावर 1। ये दो चीजें इक्विवेलेंट है ना, सेम ही है। M का पावर 0 1 होता है, L का पावर 0 1 होता है, T का पावर 1 है, वैसा का वैसा लिख दिया मैंने। अच्छा अब इक्वेट करना चालू करते हैं। M का पावर 0 इस साइड M का पावर Z है, तो क्या मैं Z की वैल्यू 0 लिख दूं, है ना। अच्छा इस साइड L का पावर 0 है, इस साइड L का पावर x प्लस वाई आ रहा है, तो मैं क्या बोल दूंगा, मेरे पास एक इक्वेशन आया x प्लस वाई इक्वल 0। अभी इसको रहने दो। अब मैं क्या करूंगा, टाइम की पावर इक्वेट करूंगा। टाइम की पावर कितनी आ रही है मेरी, माइनस, यहाँ पे 1 है, इधर माइनस 2y, तो मैं माइनस 2y इक्वल्स 1 लिख दूं, तो y की वैल्यू कितनी आई, माइनस हाफ। y की वैल्यू आ रही है मेरी माइनस हाफ। अब इस y की वैल्यू को इस x में डाल दो, फिर क्या आ जाएगा, y माइनस हाफ है तो x को प्लस हाफ होना पड़ेगा, तभी तो सम 0 आएगा। तो क्या मैं x को प्लस हाफ लिख दूं, राइट। तो वैल्यूज क्या क्या आई, z की वैल्यू आई 0, y की वैल्यू माइनस हाफ, x की आई प्लस हाफ। अच्छा रिलेशन क्या था हमारा, ये वाला रिलेशन है यहां पे, राइट। ये रिलेशन था। मैं x y z की वैल्यूज कॉपी करके रख दूं, मैं यहां पे मैं रब कर रहा हूं इसको, है ना, ठीक है। साथ में नोट्स बनाया करो, ओके। अब तुम्हारे पास वीडियो लेक्चर्स है, तुम कभी भी उसको पॉज कर सकते हो, राइट। ओके हमारे पास क्या क्या आया था, z की वैल्यू 0 आई थी, x की वैल्यू प्लस हाफ आई थी और y की वैल्यू माइनस हाफ आई थी। चलो अब इस इक्वेशन में डाल देते हैं, राइट। तो मेरा टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, k टाइम्स l का पावर x की वैल्यू हाफ है, राइट, l का पावर हाफ, g का पावर माइनस हाफ और z इक्वल 0 मतलब m का पावर 0। देखो फिर 0 आया, m का पावर 0 मतलब क्या, जो मेरा टाइम पीरियड है वो सिर्फ लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे ही डिपेंड करेगा, एडिशनल मास का टर्म इसमें नहीं आना चाहिए। सही है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। जब जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का पावर 0 आएगा तब हम बोलेंगे कि जो मेरी फिजिकल क्वांटिटी का मैं फॉर्मूला निकालना चाहता हूं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस क्वांटिटी, राइट। ओके तो क्या मैं इसको 1 लिख दूं क्या, 1, तो ये कितना हो जाएगा मेरा k l की पावर हाफ g की पावर माइनस हाफ। अच्छा अब मैं इस l की पावर हाफ को कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं l की पावर हाफ को ऐसे लिख सकता हूं क्या, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स है। l की पावर हाफ को मैंने रूट l लिख दिया। सिमिलरली क्या g की पावर माइनस हाफ को मैं 1 अपॉन रूट g लिख दूं क्या, सही है। l की पावर हाफ को रूट l लिख दिया, g की पावर माइनस हाफ को मैंने 1 बाय रूट g लिख दिया। तो ये मेरी चीज कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगी, राइट। यहां पे लिख दूं मैं, ये t इक्वल्स k रूट l इंटू 1 अपॉन रूट g, m की पावर 0 तो 1 ही हो गया था। तो अल्टीमेटली मेरे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन रहा है, यहां पे लिख दो, इसको मैं k अंडर रूट l बाई जी लिख सकता हूं। अच्छा क्या लास्ट लेक्चर में हमने t इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट l बाई जी ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, वो हम सर्कुलर मोशन में एक बार देखेंगे। अच्छा यहां पे ये k है ना, k वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें पता है जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो 2 पाई अंडर रूट l बाई जी होता है, सही है। तो हमने टाइम पीरियड के लिए भी फॉर्मूला निकाल के लेके आ गए। अच्छा क्या हमने ये वाले क्वेश्चन में भी देखा कि हमारा m का पावर 0 आ रहा है, मतलब जो मेरा टाइम पीरियड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मास, राइट। तो अगर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सब फिजिकल क्वांटिटीज पे हमारी जो फॉर्मूला डिराइव करने वाले वो सब क्वांटिटीज डिपेंड करती होगी, राइट, सही है। ओके और एक एग्जांपल देख लेते हैं ना,
थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लैरिटी के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, राइट। क्या देखें, एनर्जी का देख ले क्या एक, चलो एनर्जी वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। हमें किसी ने क्या बोल दिया, जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। मुझे पता है तुम्हें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, फिर भी एक बार डायमेंशन एनालिसिस से हम फॉर्मूले को कैसे डिराइव कर सकते हैं वो देखें, राइट। किसी ने क्या बोल दिया कि जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। हमने बोला सही है, हमें तो डायमेंशनल एनालिसिस आती है, एक बार यूज करके हम उसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला, ठीक है, जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है इट इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ मास एंड सम पावर ऑफ वेलोसिटी, राइट। मैंने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी डाल दिया, क्या बोल दिया, के बोल दो, के m की पावर x v की पावर y। व्हाट इज k? इट इज सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट, राइट। अच्छा, क्या हमें एनर्जी का डायमेंशन पता है? एनर्जी का डायमेंशन हमने कैसे निकाला था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमें फोर्स का डायमेंशन क्या है, mlt-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट का l, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या मिल गया हमें, ml2t-2। यार निकाला हुआ है यार, एनर्जी का डायमेंशन हमने निकाला हुआ है ना। तो क्या करेंगे हम, LHS और RHS का डायमेंशन कंपेयर करते हैं, ठीक है। LHS का तो हमें डायमेंशन मिल गया ये वाला, राइट। यहां पे लिख दूं क्या अच्छे से, क्या मिला हमें, ml2t-2। अच्छा, क्या मैं RHS का डायमेंशन निकालूं, कि ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो RHS का डायमेंशन क्या आ जाएगा मेरा, मास का पावर x इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, lt-1 का पावर y। वेलोसिटी का पावर y है ना, मैंने उसको क्या लिख दिया, lt-1 का पावर y। इसको सिंप्लीफाई कर लो, m की पावर x, l की पावर y, t की पावर -y। अच्छा चलो, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, m की पावर x बराबर m की पावर 1 लिख दूं, ये m की पावर 1 है ना, सिर्फ m लिखा हुआ है मतलब, तो x क्या मिल गया हमें, x मिल गया 1। अच्छा, l की पावर y बराबर l की पावर 2 कर दूं, विच इंप्लाइज y बराबर 2। t की पावर -2 है यहाँ पे t की पावर -y है, तो t की पावर -y बराबर t की पावर -2 कर दूं, विच इंप्लाइज -y इक्वल्स -2, ये हमें फिर से y बराबर 2 दे रहा है। अच्छा, हमने इक्वेशन क्या अज्यूम किया था, काइनेटिक एनर्जीज k टाइम्स m की पावर x v की पावर y। चलो x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दो तुम, राइट। x और y की वैल्यू में अगर इसमें पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय m। व्हाट इज x? x इज 1, v 2। इट मीन्स माई काइनेटिक एनर्जी इज k टाइम्स mv²। और हमने 9th स्टैंडर्ड में पता 9th स्टैंडर्ड से हमें पता है जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज हाफ mv²। तो क्या एक्सपेरिमेंट से हम इसकी वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया, इट इज हाफ mv²। सही है। तो क्या सेम चीज तुम कोई भी चीज के लिए कर सकते हो? और एक एग्जांपल करना है, कर ले क्या? चलो कर लेते हैं ना। एक सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल करते हैं अपन, है ना। उसमें क्या है, एक इनवर्स प्रोपोर्शन वाली टर्म आएगी जिससे तुम्हें वो निगेटिव वैल्यू वाला भी अच्छे से चमकेगा, है ना। यार आसान सी चीज़ है यार, बस जो स्टेप्स दी हुई है उसको फॉलो करते जाओ। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो तो समझ में आ ही रहा है ना। बस हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस इक्वेट करते जाना है। हमें किसी ने क्या बोला, जो तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, क्या तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक टाइप का फोर्स होता है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उस टाइम पे काम आता है। अभी समझ में नहीं आता है, लोड नहीं लेने का, जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स को। अच्छा, अभी बस जान लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई एक फोर्स होता है। मुझे किसी ने बोल दिया वो डिपेंड करता है मास, वेलोसिटी और रेडियस। रेडियस क्या, जिस सर्कुलर मोशन
में जो जिस सर्कल पे वो रोटेट कर रहा है उस सर्कल की ये रेडियस होती है r। तो हमने बोला चलो ठीक है, हम क्या करते हैं एक बार डायमेंशनल एनालिसिस से इसका फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। चलो कोशिश करते हैं ना। तो मैं सीधा ऐसे लिख दूं क्या, F बराबर k mx vy r की पावर z, राइट। चलो फोर्स का डायमेंशन क्या हमें पता है, मैं थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूं, क्यों, हम 2-3 एग्जांपल कर चुके हैं, राइट। k इज डायमेंशनलेस, m की पावर x लिख दूं। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt-1 की पावर y, रेडियस का डायमेंशन लेंथ उसकी पावर z। दिस इज r, राइट। r इज रेडियस। रेडियस को हम किस चीज में मेजर करते हैं, मीटर में। मीटर में मेजर कर रहे हैं मतलब उसका डायमेंशन l होगा। चलो सिंप्लीफाई कर दो इसको, राइट। इट इज mlt-2, राइट। यहाँ पे क्या गिनेंगे, m की सिर्फ एक ही टर्म है तो m का पावर x, लेंथ दो जगह पे आ रही है, l का पावर y इंटू l का पावर z, विच इज l का पावर y प्लस z। अच्छा, t का पावर माइनस y और कहीं पे नहीं आ रहा है। चलो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करो। क्या x की वैल्यू में सीधा 1 लिख दूं, क्या m का पावर 1 इक्वल्स m का पावर x, x तो 1 आ गया, राइट। अब अच्छा, अब y प्लस z, l का पावर 1 इक्वल्स y प्लस z, तो y प्लस z बराबर 1, और t का पावर -2 है, t का पावर -y, तो क्या मैं सिंपली y की वैल्यू 2 कर दूं। देखो -y इक्वल्स -2 ऐसे है ना, बच्चों की तरह करो, y बराबर 2। यार इतने सिंपल कैलकुलेशन यार, है ना, वैसे करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ बच्चों को जल्दी समझ नहीं आता है तो उनके लिए कर रहा हूं मैं। y की वैल्यू 2 आ गई, राइट। अब इस 2 को क्या मैं यहां पे पुट कर सकता हूं, राइट। यहां पे 2 को पुट करो तो ये 2 प्लस z बराबर 1, z इक्वल्स -1। तो z की वैल्यू क्या आई, z की वैल्यू आई -1। तीनों वैल्यूज को यहां पे लिख दो। मेरा x आया था 1, y आया 2, z आया -1, x1, y आया 2, z आया -1। ठीक, हमने रिलेशन क्या अज्यूम किया था, f इक्वल्स mx vy rz। चलो वहां पे वैल्यूज पुट कर दो इसकी, इसको रब कर रहा है ना। लेक्चर के साथ ही इसको नोट डाउन कर लिया करो, नहीं तो पता चला कि तुम लेक्चर तो देख रहे हो और नोट्स बिल्कुल नहीं बना रहे हो। ठीक, अपनी भाषा में नोट्स को बनाना है, ओके। चलो इस इक्वेशन में पुट कर दो, f इक्वल्स k m1 v2 r टू द पावर -1। अच्छा ये -1 है, उसको नीचे लेके जाओ क्या मैं, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकूं, mv²/r। आगे तुम सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है जब तुम यहां k को 1 रखोगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f इक्वल्स mv²/r। सही है यार। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं हम, डीपीपी में काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर बाद में जो बड़ी वाली प्रॉब्लम शीट दूंगा मैं उसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। सही है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से करना, अच्छे से क्वेश्चन लगाना इस चीज पे, है ना। ओके, तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अच्छा अब एप्लीकेशन पढ़ ले, हम क्या करते थोड़े लिमिटेशंस भी देख लेते कि हमने क्या बोला यार, इसके एप्लीकेशंस तो काफी सारे हैं। कुछ लोगों ने क्या नोटिस किया, यार तुम हर जगह पे डायमेंशन एनालिसिस को यूज नहीं कर सकते हो। अब इसके लिमिटेशंस क्या है वो एक बार क्विकली देख लेते हैं, है ना। डायमेंशन एनालिसिस के लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ओके, क्या हमने ऑब्जर्व किया था, हमारे पास कुछ तो ऐसा फॉर्मूला आ रहा था, राइट। ऐसा फॉर्मूला आ रहा, तो क्या आ रहा था, ये टाइम पीरियड का था, है ना। मतलब हर बार जब भी हम कोई एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो कुछ तो ऐसा के हमारे साथ हमेशा रह रहा था, राइट। तो डायमेंशनल एनालिसिस हमें एक रिलेशन तो एस्टैब्लिश करके दे देता है, लेकिन जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है के, हमें इस चीज में पता है ये 2 पाई होता है, राइट, 2 पाई अंडर L/G, हमें यहां पे पता है ये के की वैल्यू 1 होती है, लेकिन सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस से हमें इस के की वैल्यू पता नहीं चलती है, राइट। सो इट इज अ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। वो हमें
रिलेशन तो एस्टैब्लिश करके दे देता है, लेकिन जो साइड में, जैसे हमने क्या देखा था काइनेटिक एनर्जी में k टाइम्स mv² ऐसा रिलेशन आया था, राइट। हमें पता है कि वो हाफ mv² पता है, लेकिन क्या ये हाफ हम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से प्रेडिक्ट कर पाए थे? नहीं कर पाए, राइट। तो इट इज अ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो लिमिटेशन क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैनॉट बी प्रेडिक्टेड, राइट। अच्छा, ये एक इसका लिमिटेशन है। और एक क्या लिमिटेशन है? चलो ऑब्जर्व करते हैं ना, एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका सेकंड लिमिटेशन जो डायमेंशन एनालिसिस का है वो है, तुम अगर ऐसे टाइप का कोई इक्वेशन देखोगे, ऐसे टाइप का, जो हमने फॉर्मूलाज डिराइव किया, और इस फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है? राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स है, राइट, दो टर्म्स, यहां पे एक प्लस का एडिशन। अगर कोई भी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में मोर देन वन टर्म्स आती है, मतलब दो टर्म्स या तीन टर्म्स आ रही है, तो हम डायमेंशन एनालिसिस से वो फॉर्मूला प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। क्यों? डायमेंशन एनालिसिस हमें सिर्फ ये बताता है कि एलएचएस और आरएचएस के तुम डायमेंशंस इक्वेट कर दो और उससे हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे u का डायमेंशन भी स्पीड के डायमेंशन के बराबर है, at का डायमेंशन भी स्पीड के डायमेंशन के बराबर है, लेकिन ये सम यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ये कैसे पता चलेगा? हमें को नहीं पता चल सकता, राइट। सो इट इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस कि क्या तुम ऐसा फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते जिसमें मोर देन वन टर्म आती है। दिख रहा है ना? जैसे सिमिलरली तुम एक बार ट्राई करके देख लो, तुम मुझे ये वाला फॉर्मूला सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस से डिराइव करके दिखाओ। एक बार खुद से ट्राई करो, ऐसा समझ जाओगे यार, है ना, कि जहां पे मोर देन वन टर्म्स, यहाँ पे क्या है, ये ut है ना, ut प्लस हाफ at², ये वाला फॉर्मूला तुम डिराइव नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस से। अगर कर सकते हो तो एक बार ट्राई कर लो, समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं कर सकते, है ना। सही है। तो व्हाट इज सेकंड लिमिटेशन? कि तुम मोर देन वन टर्म्स के फॉर्मूलाज डिराइव नहीं कर सकते। मोर देन वन टर्म्स फॉर्मूलाज कैन नॉट बी डिराइव, राइट। अच्छा, इसका तीसरा ये देखते हैं ना, तीसरा लिमिटेशन, तीसरा और आखिरी लिमिटेशन। अच्छा, हमने जो डायमेंशन एनालिसिस यूज की थी उसमें सबसे बेसिक चीज क्या है हमारे पास, कि हम LHS और RHS का डायमेंशंस इक्वेट कर लेते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे फॉर्मूले में कोई एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ रही है तो क्या तुम उसके साथ डील कर सकते हो? नहीं है। हमारा तो बेसिक फंडा ही ये है कि हम LHS और RHS के डायमेंशन इक्वेट कर देंगे। अगर तुम कोई चीज डायमेंशनलेस ले लोगे तो मैं उसको कैसे प्रेडिक्ट करूंगा, राइट। अगर मेरे पास कोई डायमेंशन ही नहीं है तो मैं डायमेंशन एनालिसिस कैसे यूज करूंगा? जैसे अगर लेट्स से कि साइन के अंदर कुछ तो टर्म आ रही है, राइट। हमने एक लेक्चर में देखा था कि साइन, कॉस, टैन, ऐसा कोई भी फंक्शन होने दे, इसके अंदर जो चीज है उसको डायमेंशनलेस होना पड़ता है, राइट। अगर यहाँ पे कोई डायमेंशनलेस चीज आ रही है तो यहाँ का कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो इस चीज को मैं प्रेडिक्ट कैसे करूंगा डायमेंशन एनालिसिस से, राइट। कॉमन सेंस है ना, जिस चीज का डायमेंशन ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता उस पे मैं डायमेंशन एनालिसिस क्या लगाऊंगा। सिमिलरली क्या मैं एक्सपोनेंट के लिए भी बोल सकता हूं, यहां पे जो इनपुट जाने वाला है ये तो डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो मैं यहां की क्वांटिटीज नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। सिमिलरली लॉग के लिए हमने देखा था ना, मैथमेटिकल फंक्शंस का जो आर्गुमेंट होता है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो अगर कोई फॉर्मूला ऐसा आ रहा है, तुम बाद में पढ़ोगे है ना SHM में, कि ये समथिंग ऐसा होता है, साइन ओमेगा टी, है ना, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला तुम पढ़ोगे तो ये बीच का तुम ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। क्यों? ये डायमेंशनलेस है, इसको तुम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो ऐसे फॉर्मूलेज मैथमेटिकल डेरिवेशंस और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से आते हैं। जहां पे भी साइन, एक्सपोनेंट और लॉग ये इन्वॉल्व होगा वहां पे तुम डायमेंशन एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो इनपुट जाने वाला, इनके अंदर जो आर्ग्यूमेंट जाने वाली, यहाँ पे इट इज अ डायमेंशनलेस थिंग, राइट। और डायमेंशनलेस थिंग्स के साथ तुम डायमेंशन एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो थर्ड थिंग क्या है, तुम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
या मैथमेटिकल फंक्शंस आ रहे, कौन सा ये एक्सपोनेंशियल, और ये वाला कौन सा है, लॉगरिथमिक, राइट। इनके फॉर्मूलेज को तुम डिराइव नहीं कर सकते, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर सकते? इनके जो इनपुट्स होते हैं वो खुद डायमेंशनलेस होते हैं। तो ये थे डायमेंशन एनालिसिस के लिमिटेशन। तो इसी के साथ हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर खत्म होता है। इसका और एक पार्ट होता है एरर एनालिसिस और सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह 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 ना, मेजरमेंट्स, एरर्स, जिसको हम 12th के एंड में पढ़ेंगे। 12th के एंड में क्यों पढ़ेंगे उसका भी एक रीजन है। क्या है? एरर और मेजरमेंट से हमेशा हमेशा है ना, नीट में और जेईई में एक तो क्वेश्चन पक्का आता है। तो मैं क्या चाहता हूं, जिस चैप्टर से, मतलब 2 ही कंसेप्ट है वहां पे, ज्यादा डिफिकल्ट कोई चीज नहीं है, जिस कंसेप्ट से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है उसको एग्जाम से सबसे करीब पढ़ लो ना यार, है ना। क्या होगा, तुम जैसे जैसे कोर्स में आगे जाएंगे ना अपन, तो तुम चीजें भूलना चालू हो जाओगे। तो मैं चाहता हूं जो एरर और मेजरमेंट वाला पार्ट है वो हम 12th के एंड में पढ़ेंगे। क्यों? एग्जाम एकदम रिसेंट में तब होगा, राइट। नहीं तो तुम भूलते जाओगे यार। वो बहुत ईजी टॉपिक है, एरर्स मेजरमेंट में, राइट। सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह निकालते हैं, मे बी तुमने 9th स्टैंडर्ड में सुना होगा। उसको अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, कब पढ़ेंगे? 12th के एंड में। तो अभी देख लो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, कुछ हैंड पिक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, राइट। एकदम अच्छे 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे तुम यूनिट्स एंड डायमेंशन के सब क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, राइट। फिर हम डेली कुछ होमवर्क तो देंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन पे, और आई थिंक दैट्स इट, है ना। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।